आप कैसे मीडिया जर्नलिज्म में कैसे आए आप? मैं उनमें से हूँ। मैं जस्ट गो विथ फ्लो वाले पैटर्न पे ज़्यादा भरोसा रखती हूँ। आपने 1 साल के अंदर सब कवर कर लिया। सीखते रहते थे और ये था कि वो पार्ट टाइम जॉब के तौर पे था। आपकी लाइफ में सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या रहा है? मैंने बताया मेरी मदर, कलीग्स कैसे मिले आपको? कलीग्स। एंकर्स होते हैं, आवाज पतली को मोटी कैसे करते हैं? एक तो देखिए दो चीज़ें होती हैं। पहले के जर्नलिज्म में और आज के जर्नलिज्म में अगर देखा जाए तो सबसे मेजर डिफरेंस क्या आया है? देखिए जर्नलिज्म दो चीज़ें हैं। एक एज एन एंकर जब आप स्टूडियो में जाते हो तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है? कैजुअली हंसी मजाक में बोलूँ तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हम अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। तो मैम आपकी पर्सनल लाइफ में अभी इस वक्त आपके साथ साथ कौन है? मेरी पर्सनल लाइफ में आप जैसे अच्छे मित्र हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं महिमा सिंह आपकी दोस्त और आपकी होस्ट एक बार फिर से आपके बीच मौजूद हूँ। आपका अपना शो ये दिल का एनालिसिस लेके आज हम बात करने वाले हैं मीडिया पे। जी हाँ, वही मीडिया जो बाहर से देखने में काफ़ी फैसिनेटिंग लगती है और काफ़ी चमक धमक वाली लगती है, लेकिन उसके अंदर की सच्चाई क्या है? वहाँ पे काम किस तरीके से होता है, वहाँ का वर्क कल्चर क्या होता है और कैसे कैसे चैलेंजेस वहाँ पे आते हैं। इसके साथ ही मीडिया पे जो बाइस्ड होने के आरोप लगते हैं उनमें कितनी सच्चाई है। एज अ वुमन जब आप मीडिया इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, आज हम इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करेंगे। और इसके लिए आज हमने खास इनवाइट किया है एक न्यूज़ एंकर को जिनको आप बखूबी जानते और पहचानते होंगे, नैना यादव को। मैम बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच महिमा। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? ये थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस है क्योंकि हमेशा मैं जनरली आप जहाँ पर है मैं वहाँ पर बैठती हूँ बीइंग एन एंकर, और आज मैं खुद एक इंटरव्यू देने के लिए बैठी हूँ। थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस है। बट अच्छा होने वाला है। आई होप सो। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए मैम, आप कैसे मीडिया जर्नलिज्म में कैसे आए आप? ये मुझे ऐसा लगता है महिमा कि कई बार ना कुछ चीज़ें ऊपर वाले की तरफ से लिखी हुई होती हैं और आप बिना प्लान किए बिना सोचे समझे बस आपकी गाड़ी उधर की तरफ चलती रहती है, और मैं उनमें से हूँ। मैं जस्ट गो विथ फ्लो वाले पैटर्न पे ज़्यादा भरोसा रखती हूँ हमेशा से। अच्छा। तो मीडिया में मेरी एंट्री कैसे हुई, मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक ऊपर वाले का ही एक, शायद उन्होंने मुझे भेज दिया। क्योंकि जब अगर मैं बताऊंगी कि जब जब मैंने मीडिया में एंटर किया था तब शायद मीडिया का एम भी मैं नहीं जानती थी। अच्छा। टीवी एंकर होता क्या है वो मैं क्या, मेरे घर वाले भी नहीं जानते थे। बहुत दूर दूर की बात है, हमें ये नहीं समझ में आता था। सोचिए, मतलब बड़ा हास्यास्पद है अगर अभी मैं बताऊं तो हमें ये लगता था कि अच्छा ये जो टीवी में अंदर लोग अंदर जाके बोलते कैसे हैं, मतलब एक वो वाली जब हम बचपन में जिस थीम में रहते हैं। दरअसल मेरी जर्नी की शुरुआत होती है साल 2006 से। जब मैं सबसे शुरुआत से बात कर रही हूँ 2006 से, जब मैं 10th के वेकेशंस में थी। इसके साथ ही मेरी एज और मेरी एजुकेशन भी हम लोगों को पता चल जाएगी। तो 10th के वेकेशंस थे, तो जनरली एक क्यूरियोसिटी रहती है उस समय का, एक वो लड़कपन कहें, सीखने की लालसा कहें। तो ये रहता है कि हमें बहुत सी कुछ चीज़ें सीखनी, और मुझे उस समय लगता था कि अच्छा मैं ये भी ट्राई करूँ, मैं ये भी करूँ, मैं ये भी करूँ। तो उस समय दैनिक भास्कर जो अखबार है उनका एक एडवर्टीजमेंट था न्यूज़पेपर में। तो उसमें न्यूज़ एंकर सर्टिफिकेट कोर्स कराने की बात उस समय हो रही थी। तो हमें नहीं पता था वो क्या है। बस मैंने अपनी मदर से कहा कि मम्मी इसमें ये ऑडिशन है, चलें क्या? तो टचवुड उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए ना ये कहा कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना, ये पेरेंट्स करना ने? है। हाँ हाँ। तो मेरी मदर ने कहा कि हाँ ठीक है, तो वो मुझे इंटरव्यू दिलाने के लिए, ऑडिशन दिलाने के लिए लेकर गई। तो जब ऑडिशन हुआ, 150 लोग थे, उनमें से 60 लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो उन 60 में मैं भी थी। 2 बैचेस में हमारे कोर्सेज हुए थे, और उसके बाद में वो मतलब आप ये नहीं, ये 10th में किया? 10th के वेकेशंस में, 10th और 11th के दरमियान यस जो एक यस। होता है ना हाँ आपके हाँ हाँ क्रैश हाँ, कोर्सेज, यस जून यस। वाला जो आपकी समर वेकेशंस होते हाँ। हैं। तो मैं अपने पूरे उस बैच की सबसे छोटी स्टूडेंट थी। मतलब आज भी जब हम याद करते हैं तो वहाँ के जो मेरे पुराने साथी हैं वो अभी भी मेरा वो वाला फेस याद करके हमेशा हंसते हैं कि मैं पायल पहन के छम छम करते पूरे क्लास में ऐसे ही चली जाती थी। ना ड्रेसिंग सेंस का था, ना ये पता था कि अच्छा कैसे क्या करना है, क्योंकि आप स्कूल की यस स्टूडेंट यस। हैं। और वो एज भी ऐसी होती, थोड़ी लड़कपन वाली होती है।
लेकिन मैं थोड़ी-सी सिंसियरिटी से चीज़ें करती भी थी, ज़रूरत भी थी, क्योंकि मैं हमेशा बहुत वैसी वो गोल्डन या सिल्वर स्पून वाली बच्ची नहीं रही हूँ। ठीक है, संघर्ष रत जीवन रहा है शुरुआत का, और वो संघर्ष ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, और मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ कि हाँ, वो संघर्ष वाला बड़ा अच्छा हमारा फ़ेज़ था। और तो बस वहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद में पहले तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, यस, शुरुआत में, जब उसके बाद में, लेकिन एक वो ज़िद और ये होती है कि हाँ, मुझे सीखना है, मुझे करना है। और वहाँ के जो मेरे सीनियर्स थे, उन्होंने शायद मेरी वो ललक देखी होगी सीखने की। मैं पहले मुझे बहुत डांट पड़ती थी कि बच्चों जैसे बोलती हो तुम, एंकर्स में थोड़ी गंभीरता, मैच्योरिटी रहती है, बहुत पतली आवाज़ है। तो मैं घर पे जाके रोती भी थी कि मम्मी मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूँगी। तो मेरी मदर ने मुझे एक बात हमेशा समझाई, बोलते ठीक है, तुम्हें छोड़ना है तुम छोड़ दो, लेकिन ये तो अभी बहुत शुरुआत, बहुत पहला पड़ाव है लाइफ में, ऐसी बहुत ढेर सारी चीज़ें आती रहेंगी कि हमेशा छोड़ती रहोगी तुम ऐसी यस, चीज़ों को। करियर कोई भी हो, चुनौती तो आएगी। करियर क्या, पर्सनल लाइफ में भी बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आती हैं, तो क्या डर कर छोड़ दोगी? तो नहीं नहीं, ऐसे थोड़ा ना छोड़ सकते हैं। तो फिर उसके बाद में नए उत्साह के साथ में अगले बार जाना होता था। तो बस यहाँ से वो जर्नी की शुरुआत हुई। फिर 1 जनवरी 2007 को मेरा पहला शो था, पहला बुलेटिन था। अच्छा, जी, 1 जनवरी 2007 को। और तब मतलब आपने 1 साल के अंदर सब कवर कर लिया? सीखते रहते थे, और ये था कि वो पार्ट टाइम जॉब के तौर पे था, क्योंकि उस समय ये था कि ठीक है, हम सिर्फ कैजुअल बेसिस के तौर पर जाते थे, और उस समय मैं ऑलरेडी स्टूडेंट थी। जाहिर सी बात है, अगर मैं कहीं की एम्प्लॉय नहीं बन सकती थी, क्योंकि मैंने 18 साल की एज अपनी पूरी नहीं की थी। तो बस वो एज अ कैजुअल के तौर पर सीखते थे, काम करते थे, अपनी पढ़ाई भी करती थी, ट्यूशन पढ़ती भी थी, ट्यूशन पढ़ाती भी थी, स्कूल भी जाती थी। मतलब अब मैं, उस समय तो मुझे लगता था, लेकिन अब देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ ये मैं कैसे कर लेती थी भाई। लेकिन हाँ, ठीक है, ऑफ कोर्स वो सारी एक ताकत रहती है। फर्स्ट ताकत जो है ऑफ कोर्स मेरी मदर की रही है हमेशा। दूसरी मुझे लगता है वो डिवाइन पावर्स रहती हैं, जो आपको हमेशा मोटिवेट करती हैं आगे बढ़ने के लिए। आपकी लाइफ में सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या रहा है? मैंने बताया मेरी मदर। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि मैं एक सिंगल मतलब पेरेंटिंग के तौर पर हमेशा मेरी अपब्रिंगिंग्स हुई। मेरे फादर नहीं है, बहुत कम उम्र में ही उनका स्वर्गवास हो गया था। लेकिन बहुत विषम परिस्थितियों में भी जब हमारे मतलब मेरी माँ ने हम लोगों को पाला, और मुझे लगता है कोई भी माता पिता हो, उनका संघर्ष हमेशा अपने बच्चों के लिए होता है। हमेशा सबके संघर्ष का स्वरूप अलग हो जाता है, लेकिन संघर्ष सभी का होता है। तो बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें थी। तो अलग अलग चीज़ों में जब हम देखते थे कि चारों तरफ आप अकेले हैं, आपको बहुत ढेर सारी, अब तो हमारे पास में सारी फैसिलिटीज़ हैं, और जब हम पहले के टाइम को देखते हैं तो मुझे लगता है कि पहले तो कुछ भी ऐसा नहीं था, फिर भी ये लोग कितने चैलेंजिंग सिचुएशंस को फेस करते हुए रहे। तो वहाँ से एक मोटिवेशन हमेशा रहा। मोटिवेशन प्लस साथ, वो बहुत ज़रूरी है। साथ तो मुझे मेरे घर वालों की वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ। ओके, कलीग्स कैसे मिले आपको? उनका सपोर्ट कैसा रहा? कलीग्स, मुझे लगता है कि आपके जो सबसे शुरुआत में मेंटोर या फ्रेंड्स रहते हैं ना, वो आपके कलीग्स ही रहते हैं। और जो मेरा शुरुआती वक्त था, मैंने बताया, क्योंकि भाई मैं तो एक 16-17 साल की एक लड़की, 10th 11th की स्टूडेंट, मैं सबसे छोटी, और मैं हमेशा बच्चों ही जैसी वो रहती थी। आज भी हमारा वो सर्कल बड़ा अच्छा है। हम मतलब उसमें कई मेरे पुराने ऐसे साथी हैं, अगर मतलब अलाउ हो तो मैं नाम भी ले सकती हूँ। उसमें दिव्या दीदी थी, श्रद्धा दीदी थी, मतलब ऑफ कोर्स सब मेरे लिए दीदी भैया ही थे। सबसे छोटी में थी। हितेश थे, वहाँ पर दीपक थे। बहुत हमारा बड़ा ग्रुप था। मतलब मुझे ऐसा लगता है पीसीआर की टीम, कैमरे की टीम, सौरभ भैया, बहुत, येस येस, वी आर वेरी मच कनेक्टेड। मतलब अभी भी मैं जब जाती हूँ अपने घर, अपने होम टाउन, तो वहाँ पर हम लोगों की कोशिश रहती है हम लोग मिल लें। सुधीर भैया थे, अशोक जी, मतलब बहुत एक लंबी टीम, पूरी फैमिली अभी भी। और हमारे उस समय मेंटोर पंकज दीक्षित जी थे। और मतलब एक दो बीच बीच में हमारे जो सीनियर्स चेंज हुए, लेकिन सबसे हम कनेक्टेड रहे। और उसमें कुछ रुआबदार, थोड़े गुस्सैल या डांटने वाले एक जैसे हमारे सीनियर्स का ग्रुप रहता था, तो मैं हर बार उनकी डांट की वजह से सोचती थी मैं अगली बार नहीं जाऊंगी। कैन यू इमेजिन, जब हम फंबल करते थे, अब तो हमारे पास में बहुत फैसिलिटीज़ हैं, आप और हम बड़े अच्छे से यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, बस एक बटन दबाया, रिकॉर्डिंग चालू। लेकिन जब मैं जिस समय की बात कर रही हूँ, वो बाबा आदम का ज़माना नहीं था, लेकिन हाँ, उस समय ये होता था कि हम टेप टू टेप वो एडिटिंग होती थी, रिकॉर्डिंग होती थी। तो मतलब आपने एक टेक लिया, अगर आपका एक फंबल हुआ या अगर आप बीच में अटक गए, तो आपको वो वाला पोर्शन फिर से पूरा रिकॉर्ड करना है। तो वो एक गलती, मतलब इतनी गंदी डांट,
और मुझे जो समय सिखाया, आपने कहा कि आपको दोस्त और मेंटोर्स कैसे मिले, तो मैं जब गलती करती थी तो वो सोचते थे कि इसको पनिशमेंट कैसे दें, तो मुझे पनिशमेंट देने के लिए कहते थे आप जाओ 108 बार आप क्या नाम है गायत्री मंत्र लिख कर लाओ, महामृत्युंजय मंत्र लिख कर लाओ। तो मतलब ये ठीक है कि उनको लगता था इसको पनिशमेंट देना कैसे, क्योंकि वो बच्ची है तो उन्होंने मुझे बच्ची जैसा ही ट्रीट किया, लेकिन उन्होंने मुझे सिखाया बहुत, नो डाउट। मुझे लगता है आज भी अगर मैं यहाँ पर हूँ तो इसमें मेरे वो जो पुराने साथी, कलीग्स, मेंटोर्स रहे हैं, वो उनका बहुत बड़ा रोल है। अभी आप स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि आवाज़ पतली है, ये भी कहा जाता है। अच्छा, मैं खुद मीडिया से हूँ, तो मैंने ये देखा है कई बार लोग ये शिकायतें करते हैं कि यार आवाज़ पतली है, आवाज़ मोटी करो। तो ये जो एंकर्स होते हैं आवाज़ पतली को मोटी कैसे करते हैं? नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने, हाँ, पहले ये बात ज़रूर ये बात कही, हमेशा सुनी कि आवाज़ पतली है। तो एक तो देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है आपकी ऑफ कोर्स एक एज। अब अगर आप 16-17 साल के बच्चे को अगर आप वो मेच्योरिटी लाने की बात करोगे, जो बाकी की उम्र के लोग हैं 20, 22, 25, 30 साल की एज के, तो वो पॉसिबल नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। एक तो ये कि वक्त के साथ चीज़ें अपने आप चेंज हो जाती हैं, और दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न और जो मुझे लगता है कि जिसको, वो होती है प्रैक्टिस। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं, आप जैसे जैसे अपने काम में रच बस चले जाते हैं, शुरुआत में आप बहुत टूटे टूटे होते हैं, लेकिन जब आप किसी कार्य को निरंतर करते हैं तो अपने आप वो चीज़ें बहुत आपको प्रैक्टिस में आ जाती है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो वही बात है कि आप जैसी प्रैक्टिस शुरू करते हैं आपके काम की, आप तन्मयता के साथ में बढ़ते चले जाते हैं, आप परफेक्ट होते चले जाते हैं। अभी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, अभी भी मैं सीख रही हूँ बहुत ढेर सारी चीज़ें। चलिए, नहीं आप बहुत सीखे हुए हैं मैम, मैं आप मेरे सीनियर रहे हो तो मुझे पता है। बाकी अगर आप जो ये बात कर रहे थे कि पहले टेप रिकॉर्ड होता था, तो पहले के जर्नलिज्म में और आज के जर्नलिज्म में अगर देखा जाए तो सबसे मेजर डिफरेंस क्या आया है? देखिए जर्नलिज्म दो चीज़ें हैं, एक तो ऑपरेशनल है, एक एडिटोरियल है। ऑपरेशनल तो आज का दौर अब एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है महिमा, और आज के दौर में तो मुझे लगता है कि चीज़ें इतनी एडवांस है, इतना इजी है, तो हमारे पास में बहुत ढेर सारी, वो हमारी लाइफ को इजी भी बनाता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी लाइफ को, बीइंग एन एंकर, कई बार मुझे ऐसा लगता है, और बाकी जब लोगों को भी हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये हमें थोड़ा सा कमज़ोर भी कर देता है। हाँ, मतलब टेक्नोलॉजीज़, उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है, जैसे मैंने अपने उस समय की बात की, तो हमें पहले जो हमारी स्क्रिप्टिंग होती थी ना, अब तो हम बहुत जल्दी जल्दी बस, अब तो हम बस अपना ऑडियो एक रिकॉर्ड कर करते सकते हैं हैं। और उसके बाद में ऑटोमेटिक टाइपिंग हो जाती है, उस पर आपको ऑटो टाइपिंग पे हो जाती है। अब तो आप जल्दी जल्दी कीबोर्ड पे आप बटन चलाते हो जाती हैं, हाँ। और अब तो हमें प्रॉम्प्टर मिल जाते हैं, आपके हाथ में रिमोट होता है प्रॉम्प्टर। अब तो बहुत एडवांस सर्विसेज हैं, लेकिन जब उस दौर का था, हमने अपने हाथ से, पेन से स्क्रिप्टिंग की, एक सफ़ेद पेपर पे, ऊपर कैमरा, सामने स्क्रीन, और उसको लेकर आप अपने अकॉर्डिंग अपने शब्दों में, ताकि आपको आपकी हैंड राइटिंग समझ में आए, तो आप वो लिखते थे, तो आपको उससे लिखने की आदत। अब दूसरी बात ये कि पहले हम अगर डिबेट करते थे, या हमें कुछ पढ़ना है, या हमें कुछ रिपोर्टिंग भी करने जाना है, तो हम पढ़ते थे, अलग अलग चीज़ों को रिसर्च करते थे। क्या आज के वक्त में हम उतनी रिसर्च करते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि हम, चैट जीपीटी ने काम यस और आसान कर दिया यस, है। आसान तो कर दिया है, लेकिन आपको वो पढ़ने की, याद रखने की क्षमता, क्षमता चीज़ों को खत्म हो गई, समझने की क्षमता, वो पूरी खत्म हो मेहनत गई करने है। की क्षमता भी खत्म हो गई, मुझे यस, लगता है। बिल्कुल एज बिल्कुल। ए स्क्रिप्ट राइटर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे चैट जीपीटी बहुत कुछ खास पसंद नहीं आता, क्योंकि आपको जब दैट्स गुड, राइटिंग, यस, दैट्स गुड। हाँ, तो और क्या चेंजेस थे मैम? मतलब मुझे लगता है बेसिक तो एक यही कि टेक्नोलॉजी आज के दौर में, वही कि ऑपरेशनल में तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है, और एडिटोरियल में भी बहुत ढेर सारी चीज़ें चेंजेस में आई हैं। जैसे और मुझे लगता है वो समय समय की, वक्त की बात है, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की, या किसी एक पर्टिकुलर दौर की, या एक विचारधारा वाली बात नहीं होती है। मुझे लगता है कि एक वक्त आता है अपने आप वेव्स के साथ में। जैसे एक वक्त था, आपको याद होगा कि हम हमेशा देखते थे कि ऐसी खबरें जो इस जगह से, या इस पेड़ में भगवान की प्रतिमा मिली, या वो स्वर्ग की सीढ़ी वाला दौर, लोग उस पर बड़े अट्रैक्ट होते थे। अभी भी हम देखते हैं उस तरह के वीडियोस बहुत चलते हैं, लेकिन
लेकिन न्यूज़ चैनल्स पे ऐसे बहुत कम हो गए हैं। पहले एक दौर था कि इस तरह के बहुत जाते थे। हाँ, लेकिन अब क्या हो गया है, अब बहुत सी चीज़ें पॉलिटिकल, अब बहुत अलग तरह के कंटेंट के साथ में अब आपको युद्ध की चीज़ें बहुत नज़र आती हैं, है ना, वॉर बेस, ये सारी चीज़ें बहुत नज़र आती हैं। तो पहले का टाइम और अभी का टाइम में इसमें एडिटोरियल लाइन या फिर खबरों के सिलेक्शंस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए। उसकी वजह है हमारा जो दर्शक, जो हम जिसे कहते हैं हमारी टारगेट ऑडियंस, वो बहुत चेंज हुई है। पहले हमारा टारगेट ऑडियंस ये कहा जाए कि जो हाउसवाइफ्स हैं या जो घर में ज़्यादा लोग रहने वाले लोग थे, लेकिन अब आधे से ज़्यादा तबका एजुकेटेड है, या उस समय की वो डिमांड थी। आज की डिमांड बहुत चेंज है, आज एजुकेटेड है, आज वर्किंग है, वो चीज़ों को खुद देखता समझता है, तो वो मुझे लगता है वर्क टाइमिंग की डिमांड के साथ का कंटेंट है। यस। तो एज एन एंकर जब आप स्टूडियो में जाते हो तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है कि भाई अब मैं स्टूडियो में हूँ, स्क्रीन के सामने हूँ, सबसे ध्यान देने वाली चीज़ क्या होती है कि मुझे इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है? देखो, अगर मैं ऐसे कैजुअली हंसी मजाक में बोलूँ तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हम अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं स्क्रीन पे हमारा लुक गंदा तो नहीं आ रहा है। बट जोक्स अपार्ट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लुक्स पे फोकस है। देखिए, एंकर्स की लाइफ सबको ऐसा लगता है कि अरे एंकर्स तो बहुत इजी हैं, उनको क्या ही करना है। जो मैंने कहा ना कि अच्छे लग रहे हैं, ये दरअसल एक तंज था। वो इसीलिए क्योंकि जब आप ज़्यादा बखूबी समझते होंगे कि जो लोग बिहाइंड द कैमरे या बैक द कैमरा वर्क करते हैं, उन लोगों को लगता है एंकर के पास में काम ही क्या है, सब तो लिखा हुआ आता है, बस जाके तैयार होना है, अच्छे से बैठना है, कपड़े अच्छे पहनने हैं, मेकअप शेकअप करना है, बैठ जाना है। लेकिन एंकर की असल परीक्षा एक्चुअली वहीं से शुरू होती है। कैसे शुरू होती है कि एंकर्स के लिए, यहाँ वैसे हम सभी जर्नलिस्ट के लिए, लेकिन एंकर्स के लिए हर एक बुलेटिन परीक्षा जैसा होता है। आपको आप अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो आप उसमें फेल हो जाओगे। आपने एक शब्द गलत बोला, आप डाउन हो जाओगे। आपकी एनर्जी आपको लो कर रही है तो आप डाउन हो जाओगे। तो वो हर एक बुलेटिन जो है ना, मतलब मैं ऐसा मानती हूँ कि वो आपका हर एक बुलेटिन आपका एक एक परीक्षा है और कुछ नहीं। चैनल की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ यस, यू जाती आर है द उस वक्त। फेस। यस, आप फेस हैं चैनल के। आपका जो भी कंटेंट है, इतनी मेहनत हम सभी जानते हैं, और जो हमारे व्यूअर्स नहीं जानते हैं कि भाई न्यूज़ चैनल का ऑपरेशन कैसा होता है, तो मैं ये ज़रूर अपने अभी जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें बताऊं कि आप जो स्क्रीन पर देख रहे होते हैं, उसके पीछे कई लोगों की मेहनत होती है। कोई एक टीम नहीं है, कई टीमें हैं। वो ये कहा जाए कि आपको जो टीवी स्क्रीन पे पका हुआ मिलता है, उसको पकाने के लिए एक बहुत लंबी जद्दोजहद चल रही होती है। चाहे बात वो रॉ कंटेंट के तौर पर कैमरामैन या रिपोर्टर की तरफ से फील्ड से भेजा गया कंटेंट हो, उसके बाद में इनपुट जिसे हम असाइनमेंट कहते हैं वहाँ तक आया हुआ हो, फिल्टर होने के बाद में जब आउटपुट की तरफ आता है, आउटपुट के बाद में और उसको फिल्टर होने के बाद में पर्टिकुलर टीम के पास में जाता है, फिर लिखना, एडिट होना, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कलर करेक्शन, XYZ, इतनी ढेर सारी चीज़ें होने के बाद में फिर स्क्रीन पर भी पहुंचाने के लिए स्टूडियो, पीसीआर, बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, एमसीआर की टीम, तब जाकर आप तक स्क्रीन पर आता है। तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि न्यूज़ चैनल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कई बार लगता है कि तो बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन जो आप 30 सेकंड का भी अगर क्लिप देखते हैं तो वो 30 सेकंड के क्लिप के लिए 30 से ज़्यादा लोगों की मेहनत होती है। ऐसा पूरी स्ट्रेटजी तैयार की जाती है किस नो तरीके से डाउट, रिप्रेजेंट करना है नो उस चीज़ों डाउट, को। नो Yes. डाउट। तो एंकरिंग फेज में मैम, स्टार्टिंग के फेज में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है जर्नलिज्म में? देखिए, जर्नलिज्म में एंकरिंग के फेज़ में मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है कैमरा फेस करना। कई बार ये होता है कि सबको लगता है कि अरे हम इतने अच्छे दिख रहे हैं, हम इतने सुंदर हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं ना। कैमरा फेस करना भाई साहब हर किसी के बस की बात नहीं है, घिग्गी बन जाती है और कई बार ये भी होता है कि भले कितना ही सुंदर क्यों ना व्यक्ति हो, आपने देखा होगा स्क्रीन पर जाके वो डल हो जाएगा। Yes. कोई भी हमें कई बार स्क्रीन पे ऐसे सामने आपको व्यक्ति एवरेज लगता है, लेकिन स्क्रीन पे जाके बहुत गजब का लगता है। और कैमरा फेस करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। आज के वक्त में तो फिर भी इजी हो गया, क्योंकि आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है ना, आपके हाथ में कैमरा तो अब हर किसी के हाथ में है। लेकिन पहला जब कैमरे का सी भी नहीं पता, कैमरे का क भी नहीं पता, आपको उनके सामने क्या बोलना है, ये चीज़ें। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ महिमा, मतलब शुरुआत का तो वक्त ऐसा था कि मुझे भीड़ से बहुत डर लगता था।
मतलब ये ऐसा टाइम था कि बहुत टाइम तक, हो सकता है मैं रोड क्रॉस करने के टाइम पे भी तो डरती थी हमेशा। मैं मम्मी का या भाई का हाथ पकड़ के ही क्रॉस करती थी क्योंकि मुझे डर लगता था। और जब बहुत ढेर सारी भीड़ है तो आपको मतलब एक होता है ना, घबराहट है, बेचैनी है। और तब से लेकर धीरे धीरे आज का वक्त ऐसा है कि अब हमें क्राउड के बीच में रिपोर्टिंग करनी है, क्राउड के बीच में आपको फेस करना है, आपको घर से दूर अकेले जाना है, बहुत ढेर यस, सारी चीज़ें हैं। एज एन एंकर रिपोर्टर तो ये चैलेंजेस तो होते ही हैं हमेशा होते कि हैं। आप कभी कभी कुछ कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं कि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, उसके बीच में जाके रिपोर्टिंग करना होता हाँ है। इट्स अ बिल्कुल होते बिग हैं। टास्क, यस, नो बहुत बड़ा डाउट, टास्क होता है ये। नो डाउट। तो मैम, आपकी पर्सनल लाइफ में अभी इस वक्त आपके साथ साथ कौन है? मेरी पर्सनल लाइफ में आप जैसे अच्छे मित्र हैं। पर्सनल लाइफ मैं में, घर की बात कर रही हूँ। अच्छा ओके, देखिए फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं अगर पहले की फैमिली की बात करूं तो पहले मेरी मदर, मेरे ब्रदर्स, और फिर उसके बाद में कितने मेरी भाई हैं होती है आपके? शादी। हम 3 भाई बहन अच्छा। हैं। बट मैं 3 भाई बहनों के अलावा भी मैं अपने सारे जितने कजिन्स हैं मैं सब में अकेली ज़्यादातर, मतलब दूर दूर तक बाकी सारे कजिन्स तो हमारे एक ही है कि हाँ, हाँ। उनमें अकेली लड़की रही हूँ तो अच्छा। सबकी लाडली रही हूँ, सारे भाइयों की उन्होंने मुझे बहुत बिगाड़ा भी। हाँ बट यस, उनके ही सपोर्ट से मैं वही कहती हूँ ना, क्योंकि हाँ। अगर आज हैं तो वो आपका बैकअप, भले सबका नाम अभी लेना पॉसिबल नहीं है लेकिन हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी जगह पे बहुत भूमिका रहती है। चाहे बात मासियों की हो, भाइयों की हो, मम्मी की हो, मासा जी की हो, और इवन अब आज के दौर में, ये पहले की बात है, और आज के दौर में जो कॉन्फिडेंस या फिर जो अभी अगर मैं बैठी हूँ तो ऑफ कोर्स वो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, मतलब मेरी अब इन लॉज, मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चों की हमेशा बहुत सपोर्ट करता है कि हाँ बेटी जो सपने देखती है उसको पूरे करने हैं, उनको बढ़ाना है, उसको कंटिन्यू करने दो। लेकिन उनको जब लड़की की शादी हो जाती है तो वो अपने बगैर, और ये कहा जाए बगैर सपोर्ट के, बगैर बैकबोन सपोर्ट के कुछ नहीं कर सकती। अगर उसे घर पे भी परफॉर्म करना है, बाहर भी परफॉर्म करना है, तो उसमें आपकी एक बहुत अच्छी यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो बहुत बड़ा रोल है, ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड का, कई बार मैं बहुत लो हो जाती हूँ तो वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, कई बार मुझे गुस्सा भी आता है कि मुझसे ज़्यादा ये इंटरेस्टेड है। उसके बाद में ऑफ कोर्स आपके इन लॉज, मेरी लव मदर इन मैरिज या लॉ, अरेंज फुल्ली मैरिज? अरेंज। ओके। कई लोगों को भरोसा नहीं होता, फुल्ली अरेंज। तब तो मुझे आप मेरी बहुत मत लकी हैं। मुझे मेरी सासू माँ ने पसंद किया अच्छा। और मेरे हस्बैंड को मेरी मदर ने पसंद किया। तो मतलब ये मान के चलिए कि दोनों एक दूसरे से पसंद करने के बाद में ही मेल मुलाकात हुआ। लेकिन हाँ, हमारी कोर्टशिप पीरियड हमें अच्छा मिला, तो ये था कि हमारी बॉन्डिंग उस रूप में क्रिएटेड हुई। हाँ, तो ये है कि अगर आज मैं अभी यहाँ पर जो बैठी हूँ, आज जहाँ तक मैं पहुँची उसमें मेरी वो मदर का रोल है। आज अगर मैं यहाँ पर बैठी हूँ, क्योंकि वृक्ष बढ़ता है ना, तो अगर आज मैं कंटिन्यू कर पा रही हूँ तो ऑफ कोर्स उसमें मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ का बहुत आपके बड़ा दो रोल है। बच्चे भी हैं जुड़वा। यस यस, आई एम ब्लेस्ड विद ट्विंस, नो डाउट। यस, तो कैसी मतलब किस तरीके से मैनेज करती हैं आप? मैनेज मैनेज तो मुझे लग रहा है कि वो मैनेज कर रहे हैं बेचारे। बट टच वुड, मतलब सीरियसली आई एम, मतलब मैं बता नहीं सकती कि मुझे ऐसा लगता है कि कई बार जिसे लोग मैनिफेस्टेशन कहते हैं, लोग जिसे प्रार्थना कहते हैं, वो पता है महिमा, वो मेरे साथ में ईश्वर ने मुझे चमत्कार के साथ में बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। क्योंकि मन में बहुत हमेशा से थी, क्योंकि ठीक है मेरी फैमिली में हिस्ट्री रही है ट्विंस की, लेकिन वो बहुत पहले की तरफ से रही है। अच्छा। लेकिन बहुत अब जैसे डायरेक्ट इसके पहले नहीं, लेकिन हाँ उसके एक जनरेशन पहले की ट्विंस की रहे हैं। अब हमारी, अब मेरे साथ में शुरू हो गई है ट्विंस की पूरी एक हिस्ट्री। मेरे कज़िन, मेरे बाद में मेरे कज़िन के यहाँ भी ट्विंस हुए। अच्छा। उनके बाद में भी ऐसी ही हमारे यहाँ अभी चल रही पूरी कंडीशंस। लेकिन मैं हमेशा से, पता नहीं क्यों, बैक ऑफ द माइंड हमेशा मुझे ट्विंस चाहिए या ये करते हुए भगवान नज़र ना लगे। अच्छा। हमेशा मेरे कान्हा जी, भोलेनाथ और माता रानी का आशीर्वाद हमेशा से रहा है। तो एक ये ज़रूर है कि मैं हूँ स्पिरिचुअल बहुत हूँ। अच्छा। तो मुझे लगता है ये उन्हीं की कृपा है, उन्होंने मेरी बात सुनी और चमत्कार है। और रही बात मैनेज करने की, तो वो मैनेज करते हैं अभी। हाँ, नो डाउट, बीइंग अ वर्किंग मदर थोड़ा चैलेंजिंग होता है। आपकी इमोशनल रोलर कोस्टर राइड रहती है बिल्कुल। यस। कि जब आप छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं ना, तो बिल्कुल मन नहीं होता कि मैं उनको घर छोड़कर से जाऊं। ऐसा निकले। लगता है बस उन्हें पूरे समय अपने साथ में आलिंगन करके रखूं।
लेकिन ये आपकी लाइफ है, आपने प्रोफेशनली भी चीज़ों को चुना है। मैं कई बार हताश होती हूँ, लेकिन मैंने वही कहा ना कि मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ हमेशा वो बहुत सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं तुम जाओ, हम इन्हें संभालेंगे। इवन आपकी फैमिली आपके साथ रहती है हाँ हाँ, पूरी? वाह। यस मैं हमारे साथ नहीं रहती, हम उनके साथ में रहते ओके। हैं। मैं ओके। उनके साथ में रहती हूँ ऑफ नाइस कोर्स। नाइस। तो हम कौन होते हैं यार किसी को रखने वाले, अभी हम इतने बड़े नहीं बने। यस यस, नहीं मेरा वो था कि मतलब सब हाँ साथ हाँ, में रहते यस हैं। यस यस, हम यस। मतलब जॉइंट फैमिली में रहते हैं, लॉस के साथ में रहते हैं। तो वो पूरा तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है आज के वक्त की ज़रूरत है, जो चीज़ें हमने एक बहुत मिस सपोर्ट की तो हैं। मिलता ही है, या परिवार साथ सपोर्ट, में रहता है तो। पारिवारिक सपोर्ट भी बहुत है, मेंटली सपोर्ट भी बहुत है। और क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मेरे बच्चे जो हैं वो अपनी बड़ी माँ के साए में हैं, वो उनको अभी पूरा केयर ऑफ कर रही हैं। बड़ी माँ मतलब उनकी दादी। तो मतलब मुझे पता है कि ऑफ कोर्स, और शायद मैं उतनी केयर नहीं कर पाऊँ जितना ज़्यादा वो कर पाएँ। एक्सपीरियंस हैं, और हमेशा भाई हमेशा ये होता है ना, पोते पोती नाती पोते हमेशा ज़्यादा लाडले होते हैं। तो मैं यहाँ पर हूँ तो उसके लिए पूरा मैं टेंशन फ्री हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो बहुत सेफ हैंड्स में है। बट येस, मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि अपनी सारे रोल पूरे करूँ, भागते दौड़ते ऑफिस और ये मैनेज करते हुए। तो मैंने बीच में कहीं पे एक वीडियो देखा था कि आप खासतौर से बीइंग अ वर्किंग वुमेन, वो हमेशा ही भागती दौड़ती रहती है, और आपको एक मैकेनिज्म क्रिएट करना पड़ता है बिटवीन योर ऑफिस एंड योर हाउस, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों लाइफ के बीच में। तो मेरे ऑफिस वालों को भी पता है कि भागती दौड़ती आती है, बच्चे छोटे हैं, मैनेज कर लेगी। तो मेरे बॉसेस भी बहुत सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। और घर पे भी उन्हें पता है कि भाई इसकी ये है कि ठीक है, बड़े रिस्ट्रिक्शंस कई बार बहुत सी चीज़ों में होते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ सुबह उठ के उनके लिए अपनी तरफ से कुछ बना लूँ, अपनी तरफ से उनको नहला लूँ, मालिश कर लूँ, सब कर लूँ, अपने हाथों से कर लूँ। बीइंग अ मदर, क्योंकि सबकी एक वो रहती है ना कि हाँ, अपने बच्चे के लिए आप जो करना चाहते हैं, जितना करें वो कम है। तो कई बार सेटिस्फेक्शन नहीं होता, लेकिन कई बार सेटिस्फेक्शन दूसरी चीज़ का ही होता है कि मैं अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रही हूँ, और जो नहीं कर पा रही हूँ तो वो घर वाले हैं बड़ी करने माँ के कर लिए, रही बड़ी माँ कर रही है। है। बिल्कुल। अच्छा मैम, एक चीज़ ये भी होती है कि अक्सर वर्किंग वुमेंस जो होती हैं उनको ये गिल्ट दिलाया जाता है कि आप अपने परिवार को बहुत ज़्यादा समय नहीं दे रहे हो, और दिलाया जाए तो दूर की बात है, एक औरत के अंदर खुद भी ये गिल्ट आ जाता है, यार मैं समय नहीं दे पा रही। आप उन औरतों को क्या कहना चाहोगे कि भाई गिल्ट की बात नहीं है ये? मैं एक बात बोलूँ, आप चाहे वर्किंग है या नहीं वर्किंग है, आपको गिल्ट हमेशा समाज की तरफ से दिलाया जाएगा। आप अपनी मदर से पूछिए, अपनी चाचियों से पूछिए, अपनी मासियों से पूछिए, अपनी दादियों से पूछिए, वो तो वर्किंग नहीं थे, लेकिन क्या कभी उन्हें गिल्ट फील कराया या नहीं कराया? उनका सबका जवाब होगा हाँ। उनको हमेशा, मतलब उनको एक इस रूप में ही एक वो, क्योंकि ये एक देखिए, ये कटु सत्य है कि हम हमेशा से पुरुष प्रधानता देश में रहे हैं, समाज में रहे हैं, देश नहीं समाज में रहे हैं। भले ही हम कहते हैं कि महिलाएं जो हैं वो पूजनीय हैं, सबसे बड़ी, यस बिल्कुल पूजनीय हैं, लेकिन अभी भी बहुत सेकेंडरी हो जाती हैं। आज भी जब डिपेंडेंसी की बात होती है, आज भी जब डिसीजंस की बात होती है, तो वो उनकी एक मानसिकता ऐसी क्रिएट कर दी जाती है कि भाई आप सेकेंडरी ही हैं, और आपको मतलब आप फिर भी ठीक है, आपका डिसीजन वाला मेन रोल रहता है, लेकिन आपकी डिपेंडेंसी उधर होती है। तो गिल्ट, आप वर्किंग हो या नहीं हो, आपको हमेशा गिल्ट कराया जाता है, ठीक है। लेकिन ये बहुत सी चीज़ें खुद पर डिपेंड करती हैं। देखिए, हमेशा आप देखना कि जो थोड़ा सा क्या पिछड़े तबके का व्यक्ति होगा या कुछ भी, उसको हमेशा दबाने की कोशिश होती है ज़्यादातर। लेकिन जो समृद्ध मजबूत होगा उसको ज़्यादा जनरली लोग नहीं दबाते। क्यों? क्योंकि वो उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी बहुत ढेर सारी बातें आपकी बातों से वो मैसेज दे दे देते हैं। तो रही बात, अगर आप मेरी या बाकी महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ पारिवारिक तौर पे नहीं, उनको ऑफिशियल तौर पे भी कोई ये ना सोचे कि भाई आपका परिवार आपको ये गिल्ट फील कराता है। आपके आसपास का जो एक समाज का ताना बाना है ना, हो सकता है अड़ोसी पड़ोसी कह दें, हो सकता है आपके कलीग्स भी कह दें। इवन सबसे ज़्यादा इसकी शुरुआत आपके कलीग से होती है, बीइंग अ वर्किंग वुमेन। आप अपने आसपास मेल्स को देखिएगा, जैसी जनरली कभी भी बात हो, अब आप देखो कि अगर घर पे बच्चा बीमार है, मतलब कई बार ये होता है कि तो हमेशा सबसे पहले किसको याद किया जाता है? माँ को याद किया जाता है। अगर आपके घर में पूजा पाठ है तो किसकी बड़ी भूमिका होती है? महिला की बड़ी भूमिका होती है। घर में मेहमान आ रहे हैं तो किसको बुलाया जाएगा? सबसे पहले जिम्मेदारी के लिए महिला को बुलाया जाएगा। लेकिन यही आपके जो साथ के जो कलीग्स हैं,
उनको हमेशा ये शिकायत होती है कि अरे महिलाओं का, इनका तो ये बच्चों का ही ख़त्म नहीं होता, अरे उनकी तो ये शिकायतें ही नहीं ख़त्म होती। फिर उनकी तरफ से फ़ील कराया जाएगा कि भाई मेरी तो जो वाइफ़ थी उसने तो जॉब छोड़ दी है इन सारी चीज़ों को लेकर, वो तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। या आपको कोई और आपको कोई नहीं फ़ील कराता, आपके आसपास वाले लोग ही फ़ील कराते हैं। लेकिन मैं तो कहती हूँ कि जब से महिला का जन्म हुआ, जब से प्रकृति, ये कहा जाए संसार की उत्पत्ति हुई, तब से लेकर अभी तक महिलाओं को हमेशा अपने आप को प्रूव ही करना होता है। जब माता सीता को प्रूव करना पड़ा है ना हर चीज़ को लेकर, बाकी हर एक महिला को समय समय पर प्रूव करना होता है, तो वो प्रूव आपको करना ही है। तो इसीलिए आसपास समाज में कोई क्या कहता है, कोई आपको क्या फील कराता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका सेटिस्फेक्शन। ये मेरा एक अपना खुद के लिए ओपिनियन है कि आपको किसी और को जवाब नहीं देना, आपको खुद को जवाब देना है। जब आप आईने के सामने खड़े हों तो एटलीस्ट आप ये सोच पाएँ कि आप जो कर रही हैं, आप उससे खुद सेटिस्फाई हैं, है ना? आपको दुनिया आपको हमेशा पीछे पकड़ने के लिए या फिर पीछे आपको खींचने के लिए ही बैठी है। और आपको चारों तरफ लोग रहेंगे, बस अगर आपने अपनी उस बॉडी लैंग्वेज के साथ में ऐसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स को अवॉइड करना शुरू कीजिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, तो अपने आप धीरे धीरे सबकी बोलती बंद हो जाती है। यस, बोलती बंद होना ज़रूरी है। बिल्कुल वो ज़रूरी भी है। स्पेशली ऐसे लोगों की। अभी आप ये बता रहे थे कि जब ऑफिस के कलीग्स ही जो हैं आपको ये फील कराते हैं, तो ऐसा कभी होता है क्या कि ऑफिस में, चूंकि मैं भी मीडिया में हूँ तो मैं ऑन कैमरा तो ये चीज़ नहीं बोलूँगी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आप रहते हो मीडिया में तो क्या ऐसी सिचुएशंस आती है कि वहाँ पे लड़कों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, लड़कियों को कम? कटु सत्य है, बट यस, हमेशा से। ओके, और जहाँ कारण क्या है इसके भाई? क्योंकि अम, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है, देखिए सबके अपने अपने रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने लोगों से सुना समझा, अभी तो मैंने कहा ना, अभी मैं लर्निंग फेज में हूँ, अभी मैं बस लोगों को देखती रहती हूँ। और इसमें कोई शक नहीं, कई बार वो अभी शायद मुझे ऐसा लगता है, अभी भी उन्हें लगता है कि लड़कियाँ ये कर नहीं सकती, कमज़ोर हैं हर चीज़ को लेकर। अभी भी बहुत गंदी मानसिकता ये है कि उन्हें ये लगता है कि एंकर्स उन्हें चाहिए मॉडल रूप में, है ना, ग्लैमराइज कर रहे हैं न्यूज़ ग्लैमराइज को करने भी। की कोशिश होती है। मतलब ये एक बड़ा कटु सत्य है, और यही वजह है कि अभी भी हर चीज़ में उन्हें लगता है कि फीमेल्स उस रूप में नहीं कर पाएंगे। आप देखना, ज़्यादातर उनको लगेगा, उनको सॉफ्ट स्टोरीज़ में या सॉफ्ट इसमें चीज़ों में डाल दो, और जहाँ जहाँ पे महिलाएं वोकल होती हैं ना, हमेशा उनको फिर कैरेक्टराइज्ड करना शुरू कर दिया जाता है ना। मतलब, और ये मुझे लगता है सिर्फ मीडिया में ही नहीं, ये आप किसी भी प्रोफेशन में देख लीजिए, आप कॉरपोरेट में देख लीजिए, आप एमएनसीज में देख लीजिए, इवन आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में देख लीजिए, जहाँ पे अगर किसी का प्रमोशन होगा, भले ही उसको अपने अच्छे काम की वजह से मिल रहा है, लेकिन उसको अजीब अजीब तरह से उसके कैरेक्टर असैसिनेशंस होना शुरू हो जाएंगे, उस पर निशाना साधना शुरू हो कहीं ना जाएगा। कहीं ये फ्रस्ट्रेशन बताता है कि आप उस चीज़ को यस। अचीव नहीं कर पाए तो। यस। तो ये अभी भी होता है, इवन मुझे लगता है कि सभी को ये लगता है कि मेल्स को आगे बढ़ाएं, लेकिन हर जगह हर एक सिचुएशन एक जैसी नहीं होती। मुझे लगता है कि कई जगहों पर महिलाओं को तवज्जो भी दी जाती है। इवन अगर मैं जर्नलिज्म में ही देखूं, जिस प्रोफेशन में मैं हूं, तो कई बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में फीमेल्स ही लीडिंग पोजीशन में हैं, फीमेल्स ही अच्छी अपनी एक पोजीशन को होल्ड करती हैं, बड़े चेहरे हैं। तो ये भी है, उन्होंने भी इन सारी चीज़ों को दरकिनार किया होगा, शायद तभी वो इस जगह पर बैठी। उनके लिए भी बोला जाता है, कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है, लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते रहोगे तो आप पीछे की तरफ ही जाते रहोगे। ये मेरा मानना है। क्योंकि जब आप न्यूज़ रूम में एंटर करते हो तो मैं खुद ये एक्सपीरियंस करती हूँ कि अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 80 जो हैं मेल हैं, 20 जो है फीमेल, और उनको भी इस तरीके से फील कराया जाता है भाई कि आप अभी जो है उस पोजीशन पे नहीं हो कि ये सारी चीज़ें जो है मैनेज कर पाओ, मतलब हायर पोजीशन पे नहीं होते हो। एक सवाल ये भी आता है मैम कि औरतों के लिए एक सेफ प्लेस की बात की जाती है, तो कॉरपोरेट लाइफ है जो हमारा जो मीडिया कल्चर है, वो जो न्यूज़ रूम होता है, वहाँ पे कितना हम सिक्योर या सेफ फील करते हैं? मुझे लगता है बात ये न्यूज़ रूम की या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है महिमा, ये हर जगह की है।
मतलब बहुत बेईमानी हो जाएगा अगर मैं सिर्फ न्यूज़ रूम को सिक्योर्ड या इनसिक्योर्ड कहूँ। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाओ, कोई महिला सिक्योर नहीं है। इवन आज का तो वक्त ऐसा है कि कोई पुरुष भी सिक्योर नहीं है, मतलब दौर इस तरह का है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी की वाइज की अगर बात की जाए, क्योंकि कोई भी माहौल सिक्योर इनसिक्योर नहीं होता। दरअसल लोगों की नज़रें आपको इनसिक्योर फील कराती हैं। आप किसी की नज़रों को नहीं बदल सकते, और उस व्यक्ति की नज़रें उसकी मानसिकता को दर्शाती है। कई बार उसके संस्कार आपको इस तरह से रूप में नज़र आते हैं कि वो हमेशा एक इनसिक्योरिटी वाला फील देती है। तो मुझे लगता है कि चाहे बात न्यूज़ रूम कल्चर की हो, चाहे बात किसी कॉरपोरेट की हो, किसी सरकारी दफ्तर की हो, या पब्लिक प्लेस की क्यों ना हो, आज के वक्त में तो सुरक्षित स्कूल में बच्चियां भी नहीं हैं, कॉलेज में भी स्टूडेंट्स नहीं हैं, हॉस्पिटल्स में भी नहीं हैं। तो ये तो सिक्योरिटी किसी हिस्से की नहीं है, व्यक्तिगत मानसिकता की होती है। Yes. आपने कभी ऐसी कोई सिचुएशन फेस की मीडिया लाइफ में कि किसी ने आपको कुछ हैरेस करने की कोशिश की हो या फिर अप्रोच करने की कोशिश की हो इन अ रॉन्ग वे? अ, पता है महिमा, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कहा ना कि ये डिवाइन पावर्स हैं, शायद हो सकता है, जो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करती हुई चलती रही हैं, हमेशा आगे बढ़ती हुई चलती रही हैं। मैंने कई लोगों से, जब मैं आई मतलब मीडिया में आई, और इवन जब मैं दिल्ली आई, तो मैंने बहुत लोगों से सुना था। सब ये कहते थे कि अरे वहाँ पर तो ये है, वहाँ अच्छा, अब तुम उस ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पर तो ऐसा है, वहाँ पर तो ये, इस व्यक्ति से बच के रहना, उस व्यक्ति से बच के रहना, XYZ। लेकिन टचवुड, मुझे इस तरह के लोगों से बहुत ज़्यादा एकदम ये कहा जाए कि काउंटर होने का, मैं बचती रही। या हो सकता है कि नज़रों में आए भी, ऐसा नहीं कि नहीं आए, हम लोग नज़रों में आए भी, लेकिन भगवान की कृपा से वहाँ से कब हम बाईपास होते हुए निकल गए पता ही नहीं चला। मतलब टचवुड अभी इस तरह से नहीं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है, इसमें भी कोई शक नहीं कि लोग आपको अप्रोच उसी तरीके से करते हैं, लेकिन आपको खुद को डील करना है, और आपको अपनी ही बॉडी लैंग्वेज से, आपको अपनी ही बातों से जवाब भी देना है। कई बार हम आए हैं ऐसे लोगों के कनेक्शन में, लेकिन मैं थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। कई बार कुछ चीज़ों में थोड़ी मुंहफट हो जाती हूँ ऐसे लोगों को जवाब देने में। तो वो उसके आपको कई बार थोड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, बट इट्स ओके, आई एम वेरी मच हैप्पी विद। आपने कभी उसका कोई खामियाजा भुगता? पार्शली येस, कई बार ऐसा लगता है, पार्शली नो। मतलब ठीक है, मुझे लगता है वही ना कि जो मैं डेस्टिनी में भी बिलीव करती हूँ यार, कि जो आपकी किस्मत में लिखा है ना। हाँ। देखिए, हमेशा एक बात है, ये बहुत ज़िंदगी का फंडा मेरे लिए है, कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। आप भले ही कितने हाथ पैर क्यों ना मार लें, जब तक आपका वो समय नहीं आएगा आपको नहीं मिलेगा। और भले ही कोई इतने हाथ पैर क्यों ना मार ले, आपकी किस्मत का जो है वो आपसे कभी कोई छीन नहीं सकता। तो रही बात खामियाजा भुगतने की, तो कई बार मुझे लगता है कि हो सकता है मेरी इसमें डेस्टिनी में यही है, ईश्वर ने ये लिखा है। तो मतलब मुझे ऐसा कभी बहुत ज़्यादा उसका ऐसा नुकसान नहीं लगी। बाकी तो उतार चढ़ाव हर जगह रहते हैं, और लोगों के नेचर का कुछ नहीं कह सकते। अभी तक मुझे, वैसे मैं कई लोगों से जो सुनती रही हूँ, उस तरह का काउंटर मेरा कभी नहीं हुआ। पार्शली वैचारिक मतभेद तो हर जगह होते हैं, ऐसा कुछ नहीं बिल्कुल, है। वैचारिक मतभेद होने भी चाहिए। एक सवाल ये भी आता है मैम कि आज का दौर अगर देखें तो पहले लोग मीडिया पे एक भरोसा करते थे। अभी जैसे जैसे सोशल मीडिया का दौर आ रहा है, टेक्नोलॉजी पे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो मीडिया की वो क्रेडिबिलिटी जो होती है जिसकी हम बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखाई दे रही है। ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है मीडिया को लेके। इसके कारण क्या है? हम्म, आप सोशल मीडिया पर अगर कोई वीडियो आता है, आप उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकती हैं क्या? आपको उसकी शेल लाइफ का पता है कि वो किस दौर का वीडियो है, किस समय का वीडियो है, और किस वक्त में उसको फ्लोट किया गया है, और उसके इम्पैक्ट क्या है? कभी आपने कभी उस पर इम्पैक्ट आपने देखा है क्या? नहीं। तो सोशल मीडिया की विश्वसनीयता यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। ठीक है, सोशल मीडिया आपको चीज़ों से अवेयर रखता है, लेकिन मिसगाइड बहुत करता है। अभी आप देखिए ना, आज के वक्त में आप अपना फ़ोन उठाएंगे, आज हर दूसरा व्यक्ति इन्फ्लुएंसर है, बिना डिग्री के लोग डॉक्टर बने बैठे हैं, और उनके वीडियो हर जगह चल रहे होते हैं, आधी अभी अधूरी। हाँ, अभी मैं एक न्यूज़ देख रही थी कि एक डॉक्टर जो है यूट्यूब देख के एक प्रेग्नेंट वुमन का ऑपरेशन कर यस। देता है, वो मर जाती है। हम्म। मतलब ये यूट्यूब देख के लोग ऑपरेशन कर एग्जैक्टली रहे हैं। तो सोशल मीडिया, मतलब मोबाइल ने या सोशल मीडिया ने आपकी लाइफ को इजी बनाया। देखिए ना, यही बात हो जाती है कि टेक्नोलॉजीज हमेशा आपको क्यों दी जाती है, ताकि आप अपनी लाइफ को इजी बनाएं, लेकिन उसका यूज़ और मिसयूज़ आपके हाथ में होता है।
हमेशा एक कहावत का हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, अधजल घगरी छलकत जाए। तो आधा ज्ञान बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। जो जिसमें जिस घगरी में ज़्यादा पानी कम होता है तो वो ज़्यादा अच्छा ज़्यादा लगता है। छलकता रहता है। और आप सोशल मीडिया पर देखिए, आपको ऐसे लोगों का भंडार मिल जाएगा। आप बस एक पोस्ट कीजिए, उसके बाद में ट्रोल आर्मी आपके पीछे पड़ जाएगी। अब आप उनको काउंटर करते रहो कि भाई इसका ये जवाब दे दो, आप मजाल है आप उनसे बात कर पाएं। क्यों? क्योंकि उनके पास में तो रटी रटाई, उनके पास में वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, आधा अधूरा। भारत की आज़ादी को लेकर लोगों को पता नहीं होगी, अपने संविधान तो बहुत छोड़िए, अगर मौजूदा स्थिति की भी बात करें उनको नहीं पता होगी, लेकिन उनको आवाज़ बुलंद करनी है किसी भी रूप में। हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव, हर चीज़ की ना एक बड़ी भूमिका होती है। अब आपने कहा न्यूज़ चैनल की विश्वसनीयता। आप ये समझिए कि जब चुनाव होते हैं, जब कोई बड़ी घटना होती है, लोगों की डिपेंडेंसी कहाँ पर होती है? लोग क्या देखते हैं? न्यूज़ चैनल्स देखते हैं। तो ये ठीक है, ये हर चीज़ का एक दौर था हमेशा। मतलब मैं ये सुनती रही हूँ अपने सीनियर्स से, बड़ों से, कि जब अखबार वाला दौर आया तो सबको लगता था कि अरे रेडियो वाली चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, या जब रेडियो बढ़ने लगा तो लगा अखबार ख़त्म हो जाएगा। मतलब 50 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, आज भी रेडियो भी अपना अस्तित्व में कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, ये हो सकता है कि जो पहले एएम था वो एफएम की तरफ हो गया, उसका स्वरूप थोड़ा एडवांस हो गया। अखबार भी आज के वक्त में है हमारे पास में, बल्कि मल्टीपल वैरायटी ऑफ अखबार हैं। न्यूज़ चैनल्स का भी अभी ये दौर है, कहा यह जा रहा है कि हमेशा ये वक्त के साथ में चीज़ें आती रहती हैं। उसको बस ये है कि हाँ, अगर आपने इस बदलते दौर में अपने आप को ये कहा जाए कि अपग्रेड नहीं किया, आपको अपग्रेड वर्जन अपना हमेशा रेडी रखना होगा। अगर आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो आप गुम हो जाएंगे। लेकिन आपने अब देखिए ना, पहले आप अखबार अगर देखते होंगे तो बड़ी सिलेक्टेड चीज़ें होती थी, लेकिन आज के वक्त में हर तरह की खबरें आपको उसमें मिल जाती हैं, हर तरह का कंटेंट मिल जाता है। अब आप ई अखबार का चलन आ गया, पहले ई अखबार जैसा कुछ हुआ नहीं करता था। तो बदलते वक्त के साथ उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया। उस अखबार के पैटर्न को फ़ोन और लैपटॉप पे लेके आए कि भाई आप यहाँ पे भी पढ़ ये सकते आपके हैं। हाथ में एप्लीकेशंस हैं। हाँ, ये थोड़ी सी कहा जा सकता है कि चैलेंजेस हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी आप उसके वजूद को नहीं मिटा सकते। और रही बात दूसरी विश्वसनीयता वाली, मैंने वही कहा कि सोशल मीडिया पर आप कितना रिलाय कर सकती हैं। हाँ, ये है कि कई बार चीज़ें बहुत डैमेज भी करती हैं, क्रिएट भी करती हैं, इमेज बिल्डअप करने का काम भी यही करती हैं, इमेज को डैमेज करने का काम भी यही करती हैं। ये खतरनाक बहुत ज़्यादा ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अभी भी जब ज़रूरत पड़ती है तो लोगों की डिपेंडेंसी न्यूज़ चैनल्स पर ही होती है। पर एक आरोप तो ये भी लगता है ना कि मीडिया जो है अब एंटरटेनमेंट के तरीके से न्यूज़ को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है लोगों के सामने, क्योंकि लोगों को देखना वो पसंद आता है। इसलिए मुझे लगता है इंटरटेनमेंट नहीं, मुझे लग रहा है तरीके वाली बात हो जाती है। हाँ। आपके सामने दूरदर्शन भी है, लोग क्यों दूरदर्शन को इतना नहीं देखते? अच्छा, दूरदर्शन ने भी अपना पूरा पैटर्न अब चेंज कर लिया है। यस, अब डीडी न्यूज़ दूरदर्शन का तक अगर चीज़ें आप चेंज कर देखो, रहा है। दूरदर्शन इवन बीच में हम देखते थे कि मैं जब संसद टीवी, पहले हाँ। लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, उसका कंटेंट कितना अमेजिंग रहता था, लेकिन लोगों ने उसको सिर्फ यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं वहाँ तक सीमित कर दिया। लोग बस वहीं तक ही देखते थे। क्यों? उस पर तो बहुत अच्छी काम की चीज़ें आती थी। लेकिन फिर भी लोग क्यों प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स की तरफ देखते हैं? क्योंकि अब वही है कि वो बताने का तरीका, या आपने कहा कि पैटर्न, वो बेसिकली एंटरटेनमेंट नहीं, लेकिन आज के दौर के हिसाब से यूथ को ध्यान में रखते हुए, हर पहलू को ध्यान में रखते हुए, अगर वही कोई थकी हुई बात या थकेले अंदाज में बोलेगा, लोग टीवी चेंज कर देंगे, चैनल चेंज कर देंगे या सो जाएंगे। तो वही बात है। आपको तो जगाने के लिए हमारा एंटरटेनमेंट के तौर पे रिप्रेजेंट सिर्फ करना जरूरी है। एंटरटेनमेंट नहीं, मैं नहीं मतलब मतलब ये कि एंटरटेनमेंट नहीं, हाँ, हाँ ये कि थोड़ी एनर्जी हाई है। हाँ मतलब हमेशा वो ज़रूरी भी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, कई बार वो बहुत ओवर हाइप कर दिया जाता है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि वो आपको कोई देख रहा है तो उसमें उस आपको देखकर किसी में उत्साह, किसी में एनर्जी भरे, आप किसी को लो डाउन ना करें। मीडिया पे बायस होने की भी बहुत वो बातें आती हैं कि मीडिया बायस्ड है, कभी किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए ही काम करता है, ऐसा भी कुछ है क्या? मतलब ये अभी की बात है या फिर वैसे जनरली बात आप? जनरली जर्नलिज्म में मैं बात कर रही हूँ कि कोई भी चैनल है तो अगर कुछ भी रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई खबरें दिखा रहा है, तो लोग कहते हैं कि भाई ये बायस्ड है। मुझे लगता है, देखिए क्या हो जाता है ना, कि अब लोगों ने एक मानसिकता, वही जो अगर कोई एजेंडा या कोई ऐसा नैरेटिव या जब क्रिएट हो जाता है तो लोग हर चीज़ को उसी से ही देखने लग जाते हैं। जैसे हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं रवीश कुमार,
उन्होंने बीच में एक वर्ड का इस्तेमाल किया था, गोदी मीडिया, है ना? उनका ये वर्ड मानो एक तरह से एक बड़े हथियार के तौर पर एक इतना कॉमन एक शब्द हो गया जो पूरी दुनिया में गोदी मीडिया के तौर पर इस तरह से क्रिएट होने लगा। मतलब और मैं एक बीच में एक आर्टिकल पढ़ रही थी, तो उसमें आप ये मान के चलिए कि वो हिंदुस्तान नहीं बल्कि विदेशों में भी, वहाँ के भी जो लोग हैं अपनी मीडिया के अगेंस्ट गोदी मीडिया वाले टर्म्स का इस्तेमाल कर रहे थे। तो मतलब मैं कहती हूँ कि कैसे कई बार इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। लेट्स बैक टू, आपने कहा कि बायसनेस का, मुझे लगता है कि देखिए हम हमेशा हर किसी को खुश नहीं कर सकते, है ना? सबको ये लगता है, जिसके एंटी में थोड़ी चीज़ें अगर दिखाई जाएंगी तो उसे लगेगा कि भाई ये बायस्ड है। अभी जैसे रिसेंटली ही, मैं नाम नहीं कोट करूँगी न्यूज़ चैनल का या फिर बहुत सीनियर जर्नलिस्ट का, वो पहले बड़े प्रो रहते थे, अब उन्होंने जब अपने आप को थोड़ा सा जब उनको लगा कि नहीं ठीक है भाई यहाँ पे कुछ गलत है, और उन्होंने अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर कुछ दिखाना शुरू किया तो हल्ला मच गया कि देखो अरे भाई यहाँ पे ये तो एकदम बदल गए, एकदम बदल गए, एकदम बदल गए। तो जब अगर वो दिखा रहा है पॉजिटिव तो आप उसको उसके ऊपर टैग लगा देते हो, जब वो बैलेंस होके कुछ और दिखा रहा है तब आप उसके ऊपर कुछ और टैग लगा देते हो। तो भाई हम तो मीडिया वाले हैं, मुझे लगता है कि मीडिया वाले तो हैं ही भोलेनाथ की तरह, वो हमेशा नीलकंठ नहीं होते हैं कि जो जहर है, जितना जहर दोगे, जो आरोप लगाओगे हम पीते चले जाएंगे, नीलकंठ बन जाएंगे। तो ये आरोप हमेशा से लगते रहते हैं और कोई नई बात नहीं है, इसीलिए अम, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये सब कुछ पूरी तरह से झूठ है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आधे से, मैं जानती हूँ कि मेरा ये वाला पोर्शन जो है थोड़ा सा विवादास्पद हो जाएगा, लेकिन न्यूज़ चैनल आप और मेरे जैसे आम व्यक्ति नहीं खोल सकते, है ना? हम इसमें देखते हैं जब इसमें बड़े बड़े घराने होते हैं या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, क्योंकि न्यूज़ चैनल का जब संचालन होता है तो उसमें लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट होता होता है। है। तो मैं न्यूज़ चैनल्स की बात कर रही हूँ, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की नहीं। लेकिन जब हम उसमें देखते हैं कि उस रूप में, और ज़्यादातर में कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस या फिर इन्फ्लुएंस्ड पॉलिटिशियंस का या फिर बिजनेसमैन या पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस्ड बिजनेस पर्सनस का रहता है, तो जाहिर सी बात है उनके थोड़े पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, है ना? अब आप अपने घर के लिए आप चीज़ों को एंटी नहीं दिखाएंगे ज़्यादातर, कई चीज़ों पे कई जगहों पर, ये मेरा व्यू है कि ऐसा भी ये होता होगा बड़ा रीज़न। बाकी रही बात डिजिटल की, तो शायद वो उनके पर्सनल इंटरेस्ट की तरफ से रहता होगा। तो मैं ये नहीं कह सकती कि पूरी तरह से बायस्ड है, ये भी नहीं कहा जा सकता कि नहीं है। भाई पत्रकारों का अपना भी ईमान होता है, लोगों ने भले उनको किसी भी रूप में तौला हो, किसी भी रूप में बोला हो, मैंने कहा ना हम तो नीलकंठ जैसे हैं। सारा जहर पी लेंगे। बिल्कुल। ओके, तो आप कभी ट्रोलिंग का शिकार हुई हैं? मैं ट्रोलिंग का शिकार हाँ एक दो बार हुई हूँ, चलता रहता है, मीडिया का रोल है। क्या था सीन? एक घटना हुई थी कि मैं कुछ समय पहले गई थी मध्य प्रदेश, वहाँ पे एक इवेंट कवर करने के लिए। वहाँ पर एक घटना इस रूप में हुई कि वो मेरे लिए बड़ा एम्बैरेसिंग भी था, और किसी भी महिला के लिए होता उन सारी चीज़ों को लेकर। तो मैंने उस पर अपना रिएक्शन देना शुरू किया। तो उसके बाद में फिर मीडिया की तरफ से ही कई लोगों के आए कि अरे क्या ड्रामा कर रहे हैं, क्या ड्रामा कर रहे हैं, जब उन्होंने बोलना शुरू किया। तो फिर वो इंसिडेंट था कि मैं एक प्रोग्राम अटेंड करने के लिए गई थी, मतलब कवर करने के लिए गई थी, और मैंने साड़ी पहनी हुई थी। तो वो साड़ी मतलब भीड़ भाड़ में ये था कि सीएम की सिक्योरिटी की ही तरफ से बार बार मुझे पकड़ के पीछे करने की बात हो रही थी, और मैं सीएम से बात करना चाह रही थी क्योंकि हम भाई इतनी दूर से गए हैं कवर करने के लिए, हमारा रोल है। हम अगर इनवाइट किया गया नेशनल टेलीविज़न पे, अगर सिर्फ आपको बाइट या विजुअल्स चाहिए तो हमारे पास में न्यूज़ एजेंसीज एएनआई जैसे हैं संस्थान, अगर आपको इतना पैसा खर्च करके किसी चीज़ को कवर करने के लिए भेजता है तो आप उसमें अपना बेस्ट से बेस्ट देते हैं, है ना? और हमारा भी वही रोल है, और हम अप्रोच करते हैं, और मतलब ये रहता है कि उस समय मतलब अगर कुछ अच्छा इवेंट है तो सारे पॉलिटिशियंस मीडिया फ्रेंडली हैं, आज के वक्त में सब बात करते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा जो उनके आसपास के लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा क्रियोस क्रिएट करते हैं। उनसे बात करने की कोशिश करें, उनकी महिला सिक्योरिटी बार बार मुझे पीछे खींच रही, मैं बोली मैम आराम से, साड़ी खुल जाएगी मेरी। फिर भी उनसे बात करते करते फिर खींची, और लिटरली ये हुआ कि उनके ऐसा हुआ कि प्लेट्स उनके हाथ में थी, और मैं उनको गुस्सा कर रही हूँ, मैम आपने क्या कर रहा है, क्यों, मतलब, और मैं उस पर गुस्सा कर रही हूँ, पीछे से उनकी
मतलब सीएम से भी नाराज़ थे क्योंकि भाई उन्होंने कहा कि अभी बात नहीं हो पाएगी, भीड़ है भीड़ है, मना कर दिया। तो मैंने बोला सर ये क्या तरीका है। फिर उनकी टीम पीछे से आ रही थी, उनकी मैडम जो थी उनसे काउंटर हुआ तो बोलती बेटा क्या हो, मतलब मैं थोड़ी भावुक हो गई थी। तो उन्होंने बोला क्या हो गया क्या हो गया। मैंने बोला मैम ये देखिए क्या खींच रहे हैं, हम भी कोई पहली बार फील्ड पे नहीं आए हैं, तो ये इस रूप में खींच रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्या करने के लिए आए हैं। मैंने बोला उन्हें साड़ी खोल दी, खींच दी। तो उनकी तरफ से एक प्रतिक्रिया आई कि बेटा साड़ी टाइट बांधनी चाहिए थी ना। मेरा दिमाग और ख़राब हो गया, मतलब मुझे इतना गुस्सा। और फिर उनकी जो सिक्योरिटी थी उसको, क्योंकि मैंने सिक्योरिटी के बारे में बोल दिया तो भाई वो जो लेडी ऑफिसर थी उसे बहुत गुस्सा लगा। उसने एकदम ऐसे पकड़ा, तो वो आई कैन फील दैट कि उसने मुझे पिंच ऐसा किया। पिंच किया। तो मतलब मेरे हाथ में माइक था, मैंने उसको वही उस पे उस समय टैप किया और सब कुछ कैमरे पे रिकॉर्ड हो रहा था, सारी चीज़ें चल रही थी क्योंकि कैमरा रोल था। और आज का वक्त है मोबाइल मीडिया चलाने वाला, हर चीज़ में वहाँ पे आसपास लोग भी रिकॉर्ड कर रहे थे। तो मेरा गुस्सा फूटा और फिर मैंने वहीं पर ही रिएक्शन देना शुरू किया कि देखिए ये ऐसा हुआ है, मतलब अभी नहीं, एक्स सीएम का है ये बात, बहुत पहले की बात है। तो ये हुआ। तो उस बीच वहाँ से वो वीडियो पहुँचता है सोशल मीडिया पर, मतलब मैं पोस्ट कर रही थी पर मैंने पोस्ट नहीं किया या क्या हुआ मुझे नहीं पता। मैंने अपनी तरफ से, क्योंकि नेटवर्क नहीं था, इतना जाम रहता है, फिर मैं गुस्से में पोस्ट किया लेकिन पोस्ट हुआ नहीं, फिर मैंने वो डिलीट कर दिया। लेकिन इतनी देर में वो बाकी के जो वीडियोस थे वो हुए सर्कुलेट। फिर कई लोगों के फ़ोन आने शुरू हुए, कई पॉलिटिकल, क्योंकि वो मुद्दा ऑफ कोर्स अब लोगों ने उसको सीएम से जुड़ा हुआ था। सीएम से जुड़ा हुआ था, सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ था, तो लोगों ने उसको टारगेट करना शुरू किया, वो वीडियो सर्कुलेट होने लग गया। फिर ये सब होते होते मतलब आई वॉज वेरी एंग्री और मेरे लिए बड़ा एम्बैरेसिंग था, मैंने कभी ऐसी चीज़ फील नहीं की, फेस नहीं की। तो वो वाला एक ऐसा दौर था कि फिर मतलब नो डाउट मतलब आई रियली अप्रिशिएट कि जब ये बात खुद सीएम तक पहुंची तो उनकी टीम की तरफ से मुझसे कई बार कोऑर्डिनेट किया गया। मेरा फ़ोन बंद था, मेरा फ़ोन पे बात नहीं हो पा रही थी, तो उनकी टीम ने इधर उधर से सब कनेक्ट करते हुए हमसे कांटेक्ट किया और सीएम रुके रहे काफ़ी देर तक। मतलब वो निकलने वाले थे लेकिन वो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स उन्होंने मेरा वेट किया कि नहीं बच्ची के साथ में गलत हुआ है तो उससे बात करेंगे। तो फिर उनकी टीम मुझे उन तक लेकर गई, बहुत अच्छे से उन्होंने मतलब मुझे सॉरी बोला। अब मुझे उस चीज़ को लेकर एक इशू क्रिएट करने की बात नहीं होती कि भाई आपको या तो आपको उसका कोई मुद्दा बनाना होता, क्रिएट करना होता। लेकिन जब अगर किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद आपसे सॉरी बोल रहा है, माफ़ी मांग रहा है, मेरे लिए मतलब मुझे ही बस यही मेरे लिए उनसे माफ़ी मंगवाना भी नहीं था, बस मुझे ये लगा कि उन्होंने एटलीस्ट उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया, उन्होंने उस चीज़ को खुद ही नोटिस किया और वो खुद रुके रहे। मेरे लिए बस वही बहुत बड़ी बात हो गई थी क्योंकि और मुझे लगता है कि अपने आप में यही एक बहुत बड़ा मैसेज होता। तो जब ये पूरा सीन हुआ, क्योंकि मैसेज ऑलरेडी बहुत वायरल हो गया था वो वाला वीडियो, और मैं वापस होटल पहुंची, अपने ऑफिस में बताई, ये सारी चीज़ें बताई, सारी सिचुएशंस बताई। तो बोलते ओके ठीक है तुम अपना ध्यान रखो, दैट्स इट। फिर लेकिन रात होते होते मेरे पास में कई लोगों के कॉल मैसेजेस ये सारे आ रहे थे और वो इतना पॉलिटिकली हाइप क्रिएट होने लग रहा था। तो फिर मतलब सबके कोऑर्डिनेशन के साथ, सबके सजेशन के बाद में फिर मैंने अपने एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया और ये पूरी एज इट इज़ जो सिचुएशन है इसमें कुछ शुगर कोटिंग नहीं है, इसमें कुछ मखमल जैसा कुछ लपेटा नहीं है। तो मैंने यही पूरा बताया कि वो जो पूरा इंसिडेंट हुआ था वो बहुत दुखद था, बहुत गलत था, जो नहीं होना चाहिए था। और अगर मैं खुद सीएम के सामने हूँ या फिर उनके सुरक्षा घेरे में अगर मेरे साथ में ऐसी घटना हुई तो प्रदेश में कहीं पर भी कुछ होता है किसकी जिम्मेदारी थी। इस तरह का वीडियो था वो, अभी भी सोशल मीडिया पर शायद मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद में जब मैंने पूरी ये कहानी बताई कि भाई उसके बाद में सीएम खुद रुके, उन्होंने खुद ने उस चीज़ को समझा, मुझसे माफ़ी मांगी, जो मुझे माफ़ी नहीं मंगवानी थी उनसे माफ़ी मंगवाने का, क्योंकि उनको पता नहीं था। लेकिन क्योंकि उनकी सिक्योरिटी की तरफ से कुछ इशू था, ये सब था, लेकिन उन्होंने खुद ने उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया एटलीस्ट। तो मेरे लिए वही बात है, मैंने पूरा वो वीडियो बनाया और जैसे ही वो वीडियो मैंने रात में पोस्ट किया, भाई साहब उसके बाद में तो जो ट्रोल आर्मी मेरे पीछे पड़ी है, मुझे पता नहीं क्या 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 किया कि अरे डर गई, अरे बिक गई, अरे ये हो गया वो हो गया, XYZ, बहुत ढेर सारी चीज़ें। मतलब वो मेरे लिए पहले वाली सिचुएशन मेरे लिए इतने ज़्यादा ट्रॉमेटाइज नहीं थी जितना ज़्यादा मुझे बाद में ट्रॉमा देने वाली थी। फिर वही मेरे फ्रेंड्स ने जो लोकल वहाँ के थे वो लोग मेरे साथ में रुके। मेरे हस्बैंड से मेरी जब बातचीत हुई पूरी सिचुएशन, तो तब भी उन्होंने मुझे बहुत काम डाउन, उन्होंने कहा ये सारे लोग बोलते रहेंगे, इतना लोड मत लो, बस शांत रहो, अपने आप को तुम ठीक रहो, अपना ध्यान रखो, उसमें कोई नहीं। बस फिर मैंने एज इतना अ लोड नहीं लिया। जर्नलिस्ट लोगों को हमसे एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती हैं।
हाँ, ऑफ कोर्स होती है ना, क्योंकि आप हम ये प्रेज़ेंट करते हैं ना कि हम तो भई समाज का आईना है ना? और हम उसी चीज़ को ही हम उस चीज़ में लेकर जाएँगे। पर उसके साथ कहीं एक चीज़ ये भी हो जाती है ना कि एक्सपेक्टेशंस का ये मतलब नहीं होता कि आप सिर्फ विरोध करिए। अगर हाँ, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तारीफ भी करिए। बिल्कुल। शायद वो चीज़ लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लोगों को लगता है तारीफ कर दी तो आप बिक गए। लोगों को लगता है आप तारीफ कर दी तो आप भई आप तो बिकाऊ मीडिया हो गए हैं। आपने आवाज़ बुलंद कर दी तो अरे आपके ये हो जाएगा कि अरे आप तो उस वाले फलाने पार्टी के समर्थक हैं। पॉज़िटिव में बोल दिया तो आप फलाने पार्टी के समर्थक हैं। इवन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है महिमा, मैं हूँ नैना यादव। तो लोग जनरली उन सबको लगता है कि मैं यूपी की हूँ और लोग हमेशा मेरा समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव के साथ में चीज़ों को क्रिएट कर देते हैं। अरे बिहार में इलेक्शंस होते हैं तब मुझे बीच में रगड़ देते हैं। ये बहुत कॉमन है। ये मैं बहुत बता रही ये कॉमन है। बहुत ये कॉमन है। मतलब डिवाइड कर दिया गया, ठाकुर ब्राह्मण हैं, आप तो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। यस, और मैं फिर उनको कितनी बार बताती हूँ भैया बिहार से मेरा दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है। हाँ, हो सकता है हम सबके रूट्स हमारे वहीं से कनेक्टेड हों, लेकिन पॉलिटिकल रूप में कभी ऐसा कुछ नहीं है। अब यूपी को लेकर मैं मध्य प्रदेश वाली हूँ। मतलब इतनी ढेर सारी चीज़ें हो जाती है ना, मतलब कई बार वही बात है कि भाई लोग आपको उस रूप में देखते हैं। एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो जाती है तो ट्रोलिंग भी ज़्यादा हो बहुत हो जाती है। जाती है। यस, यस, ऑन यस। सीरियस नोट मैम, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए और काफ़ी कुछ जानने समझने को मिला और बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करी, क्योंकि हम दोनों एक ही फील्ड के हैं तो फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें भी हो गई। थैंक यू सो मच मैम। कोई लास्ट मैसेज जो आप ऑडियंस से बात करना चाहेंगी? थैंक यू सो मच महिमा मुझे बुलाने के लिए। लिटरली मुझे बिल्कुल ऐसा फ़ील नहीं हुआ। शुरुआत में तो मैं थोड़ा-सा हेज़िटेट हो रही थी कि यार हमेशा मैं बतौर एंकर बैठती हूँ, आज मुझे एज़ अ गेस्ट बैठना है, पता नहीं मैं क्या करूँगी, क्या बोलूँगी, मैं नर्वस हो रही थी। लेकिन महिमा आपने मुझे बहुत कम्फ़र्ट फ़ील कराया। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। अब रही बात मैसेज की, मैं 2 मैसेजेस देना चाहती हूँ। सबसे पहला तो मैं वुमेन्स को लेकर, मैंने वही जो शुरुआत की बात है, आप जिस जगह पर रहें, आप जो भी बात करें, जो भी कुछ करना चाहती हैं, आप कीजिए। आपको लोग रोकने की, तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा पावर जो है वो आपकी खुद अंदरूनी पावर है। आपकी इनर पावर जो है उसको फ़ील कीजिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आखिर क्या उम्र हो गई है, क्योंकि महिलाएँ ज़्यादातर हमेशा दूसरों का ध्यान रखती हैं, खुद पर ध्यान नहीं दे पाती, अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती। आपको जब मौका मिले, आप 20 साल की हैं, आप 40 की हैं, 50 की, 60 की हैं। मैंने कुछ समय पहले गुजरात की 2 महिलाओं को देखा था, उन्होंने अपना बिज़नेस शुरू किया था 65 से 70 साल की उम्र में। क्यों? क्योंकि उनका पैशन था। तो मुझे लगता है जब वो कर सकते हैं तो बाकी कोई क्यों नहीं कर सकता। तो कुछ नया करने की कोई उम्र नहीं होती, संसार आपको हमेशा टोकता रहेगा और आप जितना अच्छा कर लेना, कभी हमेशा वो आप में कमियाँ ही ढूँढता रहेगा। यस। तो इसीलिए अपने लिए कुछ कीजिए। आप जब खुद को ग्रो करेंगे तो हमेशा आपके साथ में कई और लोग ग्रो होते चले जाते हैं। और दूसरी बात मैं यूथ के लिए ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आज का दौर डिजिटल का दौर है। पूरी इतनी ज़्यादा आँख बंद करके डिपेंडेंसी ना उस पे बनाएं कि आप खुद अपंग हो जाएं, ना आपका दिमाग चले, ना ही आप कुछ नई क्रिएटिविटी की तरफ सोच पाए। मीडिया के स्टूडेंट्स के लिए तो इसीलिए बहुत ज़्यादा है, पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो लोग आजकल पढ़ना नहीं चाहते। अच्छा पढ़िए, अच्छा बनिए और हमेशा हेल्दी एंड पॉजिटिव रहिए। दैट्स इट। तो दोस्तों, आप नैना यादव को सुन रहे थे, जो कि एक न्यूज़ एंकर हैं, मीडिया में काम करती हैं। उन्होंने मीडिया पर खुलकर बात की कि मीडिया कैसे काम करता है, अंदरूनी चीज़ें क्या होती हैं, बायसनेस है या नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, और इतनी दूर तक आए हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और कोई सुझाव है जो आप हमें देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर किसी और मेहमान के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।